सचिन पायलट जी, दीपक बैज जी, मोहन मरकाम जी, धनेन्द्र साहू जी, फूलो देवी नेताम जी, लकेश्वर बघेल जी, हमारे कैंडिडेट कवासी लखमा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। आपके सामने चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, जो लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी, आरएसएस, जो संविधान पर, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने आदिवासी शब्द को बदलने की कोशिश की। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो वर्ग जो इस जमीन का, जल का, जंगल का पहला और असली मालिक था। मतलब जब हिंदुस्तान में कोई और नहीं था तो आदिवासी यहां रहते थे। जंगल उनका, जमीन उनकी, जल उनका। यह है आदिवासी शब्द का मतलब। और जो लोग आपको आदिवासी कहते हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर आपका हक बनता है और पहला आपका हक बनता है। जो आदिवासी कहते हैं वो आपके धर्म, आपकी भाषाओं, आपके जीने का तरीका, आपके इतिहास का आदर करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ जो आपको वनवासी कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान के हकदार नहीं मानते। उनका कहना है कि आप जंगल के निवासी हो, जहां जंगल है वहां आप हो, आपको जंगल में रहना चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, आपको जमीन, जल, जंगल पर अधिकार नहीं होना चाहिए। वनवासी शब्द का मतलब अधिकार नहीं मिले, भागीदारी ना हो। यह लड़ाई है। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए। आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है,
वो हम आपको वापस देते हैं। और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग आपके धर्म पर, आपकी विचारधारा पर, आपकी भाषाओं पर, आपके इतिहास पर आक्रमण करते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान में जंगल कम होता जा रहा है। कौन कम कर रहा है? बीजेपी के लोग अदानी जी जैसे अरबपतियों को जंगल की जमीन पकड़ा रहे हैं। एक ऐसा दिन आएगा जब हिंदुस्तान में जंगल नहीं होगा और फिर बीजेपी, आरएसएस के लोग आपसे कहेंगे आप तो वनवासी हो, अब तो वन ही नहीं है, जंगल ही नहीं है, तो आप कहीं के नहीं हो। यह सोच है उनकी। ये चाहते हैं कि आपके बेटे बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ना जाएं। ये चाहते हैं कि आपके बच्चे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम ना करें, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ना बने। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले। यह फर्क है। अब नरेंद्र मोदी हर भाषण में अलग अलग चीजें कहते हैं। कभी समुद्र के नीचे घुस जाते हैं, देखा होगा आपने, देखा ना, समुद्र के नीचे पूजा हो रही है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते हैं अब मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। अदानी, अंबानी, ये 5-6 लोग हैं। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। बेरोजगारी फैल रही है। किसी से भी पूछो, आप किसी भी प्रदेश में चले जाओ, सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सब लोग आपको कहेंगे बेरोजगारी, महंगाई।
भागीदारी, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी आपने मीडिया को बेरोजगारी की बात करते हुए देखा है? कभी बोलते हैं बेरोजगारी के बारे में? कभी महंगाई के बारे में बोलते हैं? भागीदारी के बारे में बोलते हैं? ये आपको मोदी जी दिखाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ते हुए, कभी समुद्र के नीचे जाते हुए, कभी मंदिर में पूजा करते हुए। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वह आदिवासी थी। सिर्फ यह कारण, आदिवासी को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में हम नहीं आने देंगे। यह मोदी जी ने देश को मैसेज दिया। यह इनकी सोच है। और पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहा है। देखें, सबने देखा ना? और पेशाब कर रहा है, और फिर उस वीडियो को बीजेपी के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि देखो, आदिवासियों के साथ हम क्या कर सकते हैं। यह इनकी सोच है, और इनका लक्ष्य सिर्फ वही है कि आपका जल, जंगल, जमीन उठा के ले लें, आपको एक दूसरे से लड़ा दें, और अदानी जी को आपकी जंगल, जमीन, जल पकड़ा दें। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी अरबपतियों के लिए काम करती है, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही? जो पूरा का पूरा धन इन्होंने चुने हुए लोगों को दे दिया, किसानों से छीन लिया, मजदूरों से छीन लिया, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से छीन लिया, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, यह मैं आज आपको बताने आया हूं। हम 5 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, बेरोजगारी। इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, वो काम करने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के लिए उनको पैसा मिलता है। प्राइवेट कंपनी में, सरकारी ऑफिसेज में उनको यह ट्रेनिंग मिलती है। इसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। अब आपको याद होगा, हम आपके लिए मनरेगा लाए थे, रोजगार का अधिकार, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। अब हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार लाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जो भी शिक्षित युवा हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, उन सबको
हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। तो होगा क्या? हिंदुस्तान के सब बेरोजगार युवाओं को सरकार यह अधिकार देगी। 1 साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, सरकारी पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल की नौकरी मिलेगी। उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के लिए उनको सीधा बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उन्हीं संस्थाओं में उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी। तो एक प्रकार से युवाओं के लिए यह जॉब मार्केट के अंदर जाने का एक तरीका है। जॉब मार्केट के दरवाजे हम आपके लिए खोल रहे हैं। दूसरी बात, आपको मालूम है कि गरीब लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलती। अमीर लोगों को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, मेडिकल मिलता है, सब कुछ मिलता है। मगर गरीब लोग जब काम करते हैं, या वो मनरेगा में काम करते हैं या फिर ठेकेदारी प्रथा में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम होता है, कभी भी उनको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। 1 दिन में उनको निकाला जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और जब आपको नौकरी मिलेगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सरकारी ऑफिस हो, आपको परमानेंट नौकरी मिलेगी। आपको ठेकेदारों से नौकरी नहीं मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया उन्हीं 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 24 साल मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का कर्जा माफ किया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने उनको पकड़ा दिया है, 22 लोगों को। किसानों का कर्जा कभी माफ नहीं करते। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाया, धान के लिए सही दाम दिलवाया। अब हम वो देश में करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हमारे सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा और जो लीगल कानूनी एमएसपी हम हिंदुस्तान के किसान को देने जा रहे हैं, उनको सही दाम मिलेगा और लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी के साथ उन्हें सही दाम दिया जाएगा। यहां काफी महिलाएं आई हैं। आप देश के भविष्य की रक्षा करते हो, बच्चों की देखभाल करते हो। हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को पैसा दिया, तो मैंने सोचा अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को पैसा दे सकती है। जितने पैसे उन्होंने उनको दिए, उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं। तो हम एक नई योजना लाए, चुनाव जीतने के एकदम बाद ये शुरू हो जाएगी। इसको हमने महालक्ष्मी योजना नाम दिया है।
सबसे पहले हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की हम लिस्ट निकालेंगे। जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन सब की हम लिस्ट बनाएंगे और हर परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। तो करोड़ों महिलाएं चुनी जाएंगी और उसके बाद हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए हमारी सरकार डालेगी और एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे और करोड़ों लोगों को इस योजना का फायदा होगा। हर महीने सोचिए, कोई मजदूरी कर रहे हैं, हर महीने उनके बैंक अकाउंट में परिवार के लिए 8,500 रुपए आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे। एक साल में 1 लाख रुपए और ये उस दिन तक चलेगा जब तक वो गरीब हैं। जब तक वो गरीबी रेखा से नीचे हैं तब तक हर महीने खटाखट 8,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में हम डालते जाएंगे। महिलाओं को 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों में और जो हमारी आंगनवाड़ी और आशा काम करती हैं उनकी हम वेज को दुगना करने जा रहे हैं। आज उनको जितना मिलता है, चुनाव के बाद उनको डबल मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आदिवासियों की आबादी 8% है हिंदुस्तान में, दलितों की 15% है, पिछड़ों की 50% है, गरीब जनरल कास्ट 5% मान लो, माइनॉरिटी 15% मान लो, 90% आबादी इन लोगों की है। मगर अगर आप सरकार को देखें, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें, मीडिया को देखें, इनकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, सारे के सारे आंकड़े मैंने निकाले हैं। आप मीडिया देखते हो, ये एंकर्स हैं, पत्रकार हैं, इनके मालिक हैं। कभी आपने टीवी पे आदिवासी एंकर देखा है? कभी देखा आपने? इनकी लिस्ट मैंने निकाली, इनके मालिकों की लिस्ट निकाली। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया की कंपनी, मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। वही 3-4% लोग मीडिया को चलाते हैं, वही लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, वही लोग प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वही लोग फर्टिलाइजर की कंपनी चलाते हैं। दूसरा उदाहरण, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। हमारा बजट बनता है, जब बांटा जाता है, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना जाएगा, आदिवासियों को कितना मिलेगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, दलितों को कितना मिलेगा, सड़कों में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में, शिक्षा में कितना जाएगा। 90 लोग निर्णय लेते हैं।
तो मैंने पता लगाया 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े वर्ग के कितने, आप हैरान हो जाओगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम आदिवासियों को भागीदारी देते हैं, पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। 90 में से एक अफसर, सिर्फ एक अफसर आदिवासी वर्ग का। अगर हिंदुस्तान के बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित 15%, 100 रुपए में से उनके अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आबादी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया उनका। पिछड़े वर्ग 50% है हिंदुस्तान में, कम से कम, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। उनकी भागीदारी 100 रुपए में से 5 रुपए। तो अगर आप हिंदुस्तान की 90% की आबादी को जोड़ दो, उनके पास 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है। 90% लोगों के पास 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेने का अधिकार है। यह है हालत हिंदुस्तान की। इसीलिए पूरा का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में जा रहा है। अब आप कहोगे ठीक है, प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जाति जनगणना। जाति जनगणना मतलब जाति जनगणना के बाद सबको पता लग जाएगा कि हमारी आबादी कितनी है और हमारे लोगों को इस देश की संस्थाओं में, इस देश का धन हमारे लोगों के पास कितना है। उसके बाद सच्चा विकास हो पाएगा। आज आप जीएसटी देते हो, आदिवासी देते हैं, किसान देते हैं, मजदूर देते हैं, और जब आपका पैसा बांटा जाता है आपके लोग उसमें है ही नहीं। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, मालिकों की लिस्ट में नहीं, मैनेजमेंट में नहीं, कहीं नहीं। तो हिंदुस्तान के 90% लोग कहीं है ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कर रहे हैं, मनरेगा का काम कर रहे हैं, और 2-3% लोग मौज कर रहे हैं। तो इसको बदलने का पहला कदम जाति जनगणना है। और ये भी जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यहां हमारे कैंडिडेट हैं लखमा जी, इनको भारी बहुमत से जिताइए, इनको लोकसभा भेजिए, और बाकी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मदद कीजिए, उन सबको भारी बहुमत से जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद माननीय राहुल। बिलासपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा एक साथ
शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैली निकालने की तैयारी में है। देवेंद्र यादव की रैली में माहौल बनाने राहुल गांधी आ सकते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी की रैली में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट 18 अप्रैल को नामांकन पत्र जमा करेंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार बिलासपुर दौरे पर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी कांग्रेस के बहाने देश पर चोट कर रही है। केंद्र सरकार इस देश के नौजवान और युवाओं के हक पर चोट कर रही है। हमारे ऊपर जितना कीचड़ उछालना है उछाल ले, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस की आड़ में देश पर चोट कर रहे हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव के सोमनी में एक आम सभा में शामिल हुए। यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि भाजपा इस देश का संविधान बदलना चाहती है। ये हम नहीं, खुद भाजपा के नेता कह रहे हैं। इसलिए यह नारा दिया गया है, अब की बार 400 पार। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इससे पता चलता है कि वे किस प्रकार से नियमों के विपरीत जाकर बोल रहे हैं, किस प्रकार से आचार संहिता का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव के दौरान सभी को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, जिससे चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से संपन्न हो। धमतरी के थाना बोराई क्षेत्र अंतर्गत एकावरी जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एकावरी के जंगल में मैनपुर नुआपाड़ा संयुक्त डिवीजन के माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। सर्चिंग अभियान के दौरान कल रात्रि पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान अभी लगातार जारी है। कोंडागांव में भरमार बंदूक के साथ 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सली आगजनी समेत दूसरी आपराधिक घटनाओं में शामिल थे। एसपी ऑफिस कोंडागांव में उरंदा बेड़ा, विश्रामपुरी, मर्दापाल और कांकेर में सक्रिय इन दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत के ग्राम टूरी हीरागढ़ में जिला प्रशासन ने समय रहते बाल विवाह को रुकवाया। 14 अप्रैल से शादी को लेकर मंडप सजाने की तैयारी चल रही थी, जहां प्रशासन ने परिजनों को समझाइश देकर शादी रुकवाई। अंक सूची के आधार पर दूल्हे की उम्र 18 वर्ष 9 माह और दुल्हन की उम्र 17 वर्ष 7 माह 13 दिन पाई गई। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाने में देर रात जमकर बवाल हुआ। थाने में घुसी गांव वालों की भीड़ ने जुआ सट्टा के आरोपी को पुलिस थाने से छुड़ा ले गई। इस दौरान पुलिस हाथ बांधे खड़ी दिखी। इस बीच भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने पुलिस को धमकाते हुए कहा कि आज जेल भेजोगे, कल बेल में वापस आकर बताएंगे। फिर उसने पुलिस को अश्लील गाली भी दी।